हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में टेंथ क्लास का सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर था बेसिक का। आज हम इस वीडियो में उस बेसिक पेपर को सॉल्व करेंगे और ये सेट 1 है जो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टेंथ क्लास का मैथ्स का है आपका मैथ्स का बेसिक का सेट 1 पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखो आप बोर्ड का पेपर देखोगे तो बोर्ड का पेपर में ऐसा सेट 1 लिखा रहेगा और इसमें ये कोड आता है हर एग्ज़ाम का। ठीक है, और इसमें कुछ नोट्स दिए होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर। तो और इधर आपको अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना होता है और ये बेसिक आपकी डिटेल होती है। ठीक है, ये आपका बोर्ड का पेपर का फ्रंट पेज है। ठीक है, जिसमें लिखा नीचे देखो लिखा हुआ है बेसिक है, जो मैथमेटिक्स कौन सा है, ये बेसिक है। ठीक है, और इसमें आपको टाइम वही 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है, ये 80 मार्क्स का होता है। तो ये बेसिक का मैथ्स का पेपर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे ये बताएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं आपके सेट 1 में। जैसे कि आपको दिखाएगा सेक्शन, ये पूरा पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। फिर 21 से 26 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। और फिर आपके 27 से 34 तक आपके क्वेश्चन होते हैं 8 क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट 35 से 40 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, ये किसके होते हैं, ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब टोटल पेपर में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं जो आपका 10th का मैथ्स का पेपर है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल है, ये आपको जो दिखती है क्वेश्चन पेपर में। चलिए अब हम सबसे पहले सेट 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें सेक्शन 1 है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके 20 क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए आपके पास अभी क्या है, एमसीक्यू है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है एचसीएफ फाइंड करना है, और ये किस चैप्टर से आया, ये फर्स्ट चैप्टर से आया। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसमें क्या करते हैं, आप 144 के फैक्टर फाइंड करोगे और 198 के फैक्टर। तो आप जल्दी से अगर 144 के फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 2 4, फिर आप करोगे 2 3 6, 2 6 12, फिर आप इसे 2 से करोगे तो आपका जाएगा 2 1 2, 2 8 16, फिर आप इसे 2 के टेबल से करोगे तो 2 9 18, फिर 3 3 9 और 3 3 9। तो इस तरह से आपके 144 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब 198 के फैक्टर करोगे तो आपके 198 के आप फैक्टर करोगे तो ये 2 की टेबल से 2 9 जा, फिर आपके ये 3 के टेबल से 3 3 जा, और फिर ये 3 की टेबल से चले आएगा 11 पे, और 11 1 जा 11। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें आपको एचसीएफ निकालना था। तो आपको फैक्टर निकालने थे ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपका 11। तो इसमें आपको देखो 2 कॉमन हो गया, ये एचसीएफ में जाएगा। आपका 3 कॉमन हो गया, ये आपका 3 कॉमन आ गया, और लास्ट में भी एक और 3 कॉमन आ गया। तो अगर आप एचसीएफ फाइंड करोगे जिसमें 2 3 आ गया और 3 आ गया, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये आपका 18 है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका आंसर था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीडियन एंड मोड ऑफ द रिस्पेक्टिवली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 26 एंड 29। अब ये कौन चैप्टर का है, ये है 14 चैप्टर का। तो 14 चैप्टर में आपके पास एक रिलेशन होता था, क्या होता था कि जो मोड होता है वो क्या होता है, वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपके पास ये होता है, आप इसको सोल्व कर देते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। तो 3 मीडियन कितना था आपका, 26 था। फिर मीन आपको निकालना है, इसमें मीन तो फाइंड करना है। और मोड कितना है आपका, मोड है 29। तो आप मीन को उधर भेज दो, तो 2 मीन इक्वल टू, और इसमें से -29 कर देते आप। तो मीन क्या आता, इसका हाफ कर देते जो भी आता, 49/2, जो कि होता 24.5। तो ये आपका कितना हो जाता है, 24.5। ये आपका बी ऑप्शन है जो आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था एमसीक्यू सेकंड। और ये है थर्ड। देखो थर्ड में क्या है, थर्ड में ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो उसमें पीटी की लेंथ कितनी दी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है 24। ठीक है, रेडियस को उसने 7 बोला है। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस से लेंथ पीओ की लेंथ निकाल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ देखोगे इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पी आर पूछा है। तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पीओ निकाल के छोड़ देते हैं। यहाँ पी आर की लेंथ है, तो पहले आपने पाइथागोरस लगाया हुआ है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो कैसा आएगा, आपका पी जो है वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर आपका परपेंडिकुलर कितना है, 7 का स्क्वायर है, और फिर ये 24 का स्क्वायर है। तो आपका पी ओ कितना जाता, रूट में भाई 7 का स्क्वायर 49, इसका 576, तो 6 25। तो पी ओ आपका आ जाता है आपका 25। ये पी ओ 25 है। बट आपको तो पी आर चाहिए, तो पी आर क्या होगा, इसमें रेडियस जोड़ दो, तो इसमें रेडियस ऐड करो 7, तो कितना आंसर आएगा, 32 आंसर आएगा। 32 हमारा कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन है आपका 32। तो ये था आपका क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई।
25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, भाई फैक्टर करना, तो 25 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 15 मतलब 15 इंटू 15, तो ये तो 15 क्या हो गया 3 इंटू 5 हो गया, और ये भी 3 इंटू 5 हो गया, तो इसमें 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो इसमें 3 और 5 दोनों सी ऑप्शन है इसमें, तो ये हो गया आपका क्या फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ की बात करते, देखो फिफ्थ में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का था, और फिफ्थ कौन सा है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल सा क्वेश्चन है भाई 1 to 15 नंबर दे रखे हैं, मल्टीपल ऑफ 4 बताओ, तो 1 से 15 तक 12 तक मतलब 4 तो ये 12, तो 3 ही नंबर आते हैं, और कितने में से 15 में से कैंसिल कर दो 1/5, तो 1/5 कौन सा आंसर है आपका, डी आंसर है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका आंसर है, तो फिफ्थ का आंसर क्या था, डी था आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, जिसमें जीरोस दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू, तो भाई जीरोस दे रखा है तो मतलब इसमें से रखने पे जीरो आंसर आएगा, तो उसको इक्वल रखकर इसमें 2 की वैल्यू पुट करके 2 की वैल्यू पुट कर दो, और प्लस में k इक्वल टू 0, इसे सोल्व कर दो, तो ये आ गया 4k, ये आ गया 6, और ये आ गया k, और ये हो जाएगा आपका k और 4k कितना हो गया 5k हो गया, उधर जाके -6 हो गया, तो k कितना आ गया -6/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी था इसमें, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, जिसका आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे भाई सिंपल सा, भाई ये कौन सा नंबर है, ये जो है 2.35 बार, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर के 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये तो रिपीटिंग है, तो ये क्या है एक रेशनल नंबर, इसमें तो सीधा आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 8 कितना इजी क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, और 2.1 एक्सरसाइज आया है। तो 2.1 एक्सरसाइज में क्या था, हम ग्राफ को देखते थे कि ग्राफ एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा था, तो देखो यहाँ ग्राफ एक्स को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इसमें ए आंसर है, इसमें आपका क्या आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर था आपका 8th क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा उसने कि एक पॉइंट दे रखा है, इसका एक्स से डिस्टेंस बताओ, तो अगर आप इसको जल्दी से करना चाहते हैं तो भाई वाई आंसर होगा सीधे, जब वो किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे, तो अगर एक्स पूछ रहा है तो वाई का आंसर दे देना, वाई होगा तो एक्स का आंसर, तो सीधे आंसर इसमें से ना 4 यूनिट इसका आंसर है, तो आपका इसका आंसर क्या था 4 यूनिट। 9th के बाद है 10th में पूछा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 5 देन वैल्यू ऑफ पी, तो भाई डिस्टेंस फार्मूला को पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस आता है, तो उसमें डिस्टेंस 5 दे रखी है आपकी, तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हो आप, और फिर ये हो जाएगा 0 माइनस पी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जाके रूट उधर जाके, ये रूट उधर जाके क्या बन गया स्क्वायर, तो 25 हो गया, तो ये आ गया आपका 3 का 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये पी स्क्वायर आ गया, और ये 25 आ गया, तो भाई पी 9 उधर जाके माइनस करोगे 16 आएगा, और पी कितना आ गया, पी आपका +-4, अब ध्यान देना +-4, क्योंकि रूट निकाल रहे हो, और रूट में बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में 4 लिखाते हैं। अब हम याद रखना 10th में हमने सीखा था कि जब भी रूट निकालते हैं तो रूट की 2 वैल्यू होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी आंसर, इसमें प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है, भाई ए में 4 लिखा खाली और बी में -4 लिखा, तो ये दोनों नहीं होंगे, जिसमें दोनों साइन होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन था वो आपका आंसर था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th, और ये किस चैप्टर का था, ये था 7th चैप्टर का, और 9th भी 7th चैप्टर का क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि उसमें ही है ये, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 to 15, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में एक्चुअली है क्या, वो क्वेश्चन ही सोल्व करना है पूरा, मतलब जो सोल्व करके आंसर आएगा वो उसमें लिख दो, सीधी सी बात है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चन, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ द पॉइंट K4 डिवाइड द लाइन 2 6 एंड दिस इन 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ K, तो ये तो सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन हो गया, तो आपके पास एक लाइन होती है जिसमें A पॉइंट होता है 2 6, B पॉइंट होता है आपका 5 1, ठीक है, ये होता है, और रेशो क्या दिया हुआ है बेटा, रेशो दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, और C पॉइंट क्या है आपका K और 4 है, तो हमें ये x निकालना है, तो भाई x का क्या होगा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसे सोल्व कर लोगे, तो ये है m1 और ये है m2, ये x1 है, ये y1 है आपका, ये x2 है और ये y2 है, तो इसे करोगे 2 × 5 करोगे तो 2 5 10, 3 × 2 करोगे 3 2 6 करोगे, और नीचे जाएगा 2 + 3, तो ये आ गया आपका 16/5, तो इसका आंसर क्या है आपका 16/5, ये किसका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना 16/5, ये है 7th चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन भी 7th चैप्टर का ही है, ये आपके एक्सरसाइज 7.3 का है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, तो उसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये कोलिनियर है, उसमें हम के निकालते थे, यहाँ पे एक्स निकालना है, इतना ही फ़र्क है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला है कि एक्स निकालो, तो क्या होता है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, अगर आप बात करो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है इसमें 0 हो जाता है, तो इसमें क्या करोगे आप फार्मूला लगाओगे वही 1/2, फिर आप लगाओगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर आप x2 लिखते थे, फिर आप y3 माइनस y1
और फिर आप x3 लिखते हो, और x3 में क्या लिखते हो, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया 0 होता है। तो ये 1/2 तो 0 हो गया। अब तो क्या बचा, x1 कितना, देखो x1 है माइनस का 3, और y1 और y2 की बात करोगे तो y2 6 है और ये है माइनस का 9, और x2 की बात करोगे ये है 7, और फिर आप y3 की बात करोगे 9 माइनस 12 है आपका, और आप जब x3 की बात करोगे तो x3 आपका था x था जो हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो ये बचा -3 और अंदर भी कितना आया -3, ठीक है, ये 7 है और ये बचेगा -3, ये आ गया 12, तो 3x आ गया तो इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना हो गया, ये होगा आपका माइनस प्लस 9 हो गया, और ये माइनस का 21 हो गया, और ये 3x हो गया इक्वल टू कितना आ गया आपका, और ये सॉरी 6x हो जाएगा, ये आपका 12 माइनस 6 है तो 6x आएगा, ये 6x और ये भी 6x, तो 6 उधर जाके ये हो गया आपका कितना बचा आपका, यहाँ भी 0 है तो ये 12 आएगा, 12 इधर चले गया तो x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 2 आ गया, तो इसमें x2 भर देना, इसमें भाई x2 है। तो और मैं दोनों क्वेश्चन ही 7 चैप्टर के थे और बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 12th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, भाई ये चैप्टर नंबर 3 का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो इसमें क्या दिया भाई, रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, भाई इंटरसेक्टिंग लाइन में k की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या पता है जब लाइन इंटरसेक्ट होती है रेशो क्या होता है उनका, कि भाई a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होता है। तो आपका a1 कितना है, k है, और अगर आप a2 की बात करोगे तो ये 3 है, और -2 है, और ये क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये बीच में नॉट इक्वल आता है, तो k कितना आ गया -6 नॉट इक्वल टू में, तो इसका आंसर आप लिखोगे k इज़ नॉट इक्वल्स टू -6, तो इसमें आप ये लिख सकते हो नॉट इक्वल टू -6 किसका, 12th का। अब 12th का सेकंड पार्ट है 4 चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इक्वल रूट। तो भाई इक्वल रूट में d क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, तो इसमें क्या लिखोगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखो इसमें b कितना है, b है -4, तो -4 का स्क्वायर होगा 16, फिर 4 इंटू a करोगे 3 है और b करोगे k है, तो ये आ गया 0, तो आपका आ गया 16 12 k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ गया, देखो 16/12 आ गया, तो आप इसे करोगे डिवाइड तो 4 4 जा 4 3, तो 4/3 आंसर है इसका, तो उसके फिल इन द ब्लैंक्स में 4/3 आ जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, और ये कौन सी चैप्टर का है, ये 4 चैप्टर का है। अच्छा 13 क्वेश्चन नंबर 8 का है, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल था, cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि भाई पहले तो साइन है, साइन को कुछ नहीं करोगे आप, cos को क्या कर दोगे, cos को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। फिर आप साइन 70 को कुछ नहीं करोगे, लिखोगे साइन 70 को लिख दोगे 90 माइनस 20, और cos को आप कुछ नहीं करोगे, cos 20 का 20 रहेगा। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो अब क्या आएगा, जो साइन 20 वो साइन 20 रहेगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो गया साइन थीटा, फिर ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, cos 20 हो गया, और ये cos 20 ऑलरेडी था, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर 20। तो साइन स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर 20 मतलब 1 होता है, ये तो 1 आ गया इसका आंसर, तो इसमें आपको 1 लिख देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर ये आता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और मार्क्स का है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो tan a प्लस b की वैल्यू कितनी देखिए, √3 दे रखी है, और tan a माइनस b की वैल्यू कितनी देखिए 1/√3। तो tan अगर आप देखोगे tan a प्लस b, तो tan √3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 भी होती है, तो भाई यहाँ tan से tan कट गया तो क्या बच गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 बच गया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, तो ये 30 भी होता है, तो लिखो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 इक्वल टू tan 30, तो tan से tan कट के कितना आ गया, a माइनस बी आ गया, ये आ गया 30 आ गया। अब इसने क्या बोला है, अब इसने ये बोला है कि आप इसमें a बता दो, तो इक्वेशन सोल्व कर लो। तो अगर मैं इसके नीचे दूसरी इक्वेशन रख के ऐसे रख कर और इसे मैं सीधे सोल्व कर दूँ, तो बी से बी कट गया, तो ये आ गया 2a इक्वल्स टू 90 और a इक्वल्स टू कितना आ गया 45। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप कहते हैं कि a इज़ 45, a की एंगल कितनी होती है 45, तो ये BC से क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। 15 की बात करोगे, देखो 15 में क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, देखो पेरीमीटर दे रखा है 2 सिमिलर ट्रायंगल का 25 और 15 रिस्पेक्टिवली, वन साइड कितनी दे रखी है उसकी 9 दे रखी है, फाइंड द अदर साइड। तो हमने क्या पढ़ा है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड क्या होते हैं, क्रॉसबोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होता है, बट हमने साइड्स का पढ़ा है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर उसके पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का रेशो भी उसके साइड का इक्वल होगा। तो सीधे बोल सकते हो कि जो 25/15 है ये इक्वल हो जाएगा 9 बाय आपका जो भी एक साइड है, मैंने मान लिया x है, तो x निकालना है, तो क्या x क्या आ जाएगा 15 इंटू 9 अपॉन में 25, तो 5 5 जा और 5 3 जा, तो इसका आंसर हो गया आपका 27/5। तो इसका आंसर आपका क्या है 27/5। तो ये है आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपको फिलअप करने थे। फिलअप मतलब इसमें सोल्व भी करना था आपको, 1 मार्क्स के सोल्व करके करना था, सोल्व करके उसको आपको इसमें लिखना था, बस इतना ही था और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगले आपके क्या है, आपके छोटा सा टाइप क्वेश्चन है, देखो जैसे अभी हमने करके आया वैसे ही, बस उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, A1 मार्क्स का। तो ये है 5
टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो टेन थीटा कितना होगा बच्चों, टेन थीटा हो गया आपका 3/5। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो दो तरीका है, एक तो पाइथागोरस करके आप साइन कोस निकालो फिर वैल्यू पुट करो। एक तरीका ये है कि जब ये फॉर्म आती है, एक स्पेशल टाइप फॉर्म होती है, आप इसको क्या करो 10 बनाने के लिए कॉस से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो देखो कैसे डिवाइड करोगे, आपके पास ऊपर 5 है तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसके कॉस थीटा आ गया, फिर इसके भी कॉस थीटा आ गया, इसका ऐसे कॉस थीटा आ गया कॉस थीटा, फिर नीचे भी था 4 साइन थीटा, इसके नीचे अपने कॉस थीटा लिख दिया, प्लस 3 था कॉस थीटा, इसके नीचे भी अपने क्या कर दिया कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा 5 10, ये बन गया टेन थीटा साइन अपॉन कॉस 10, और 10 की वैल्यू कितनी है 3/5 और -3, और नीचे क्या रख दिया 4, ये भी 10 बन गया तो उसको रख दिया आपने 3/5 माइनस ये +3 है, तो देखो यहाँ तो कट गया, तो ऊपर देखो ऊपर क्या बचा 3 - 3 0, और नीचे कुछ भी है, नीचे तो जैसे अभी अगर लिख दो 12/5 + 3 आ रहा है, तो अगर ऊपर 0 तो नीचे भी 0, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, ये 10th चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, एरिया ऑफ 2 सर्कल, ये 12th चैप्टर क्वेश्चन है, ये 12th चैप्टर क्वेश्चन है। एरिया ऑफ 2 सर्कल कितना दे रखा है 9/4, इनका रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो दे रखा है, तो कह रहा है रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर का रेशो निकालो। तो देखो अगर हम देखें एरिया का रेशो तो हम कह सकते हैं πr² जो होता है और स्मॉल πr², मैंने ऐसे कह दिया कि एक लार्जर स्क्वायर है एक स्मॉल है, तो ऊपर होगा 9/4, तो पाई से पाई कट गया, तो आप इसका कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशो निकालोगे तो रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि उधर जाके रूट बन गया, तो ये आ गया 3/2, ये आ गया 3/2। अब इसने सर्कमफ्रेंस का रेशो पूछा, तो सर्कमफ्रेंस रेशो क्या होता है 2πr अपॉन में 2πr। ठीक है, तो इसे 2π से 2π कट गया तो क्या बचा r/r, तो वो कितना है 3/2, तो 3/2 कितना होगा 3:2, सेम आंसर, मतलब जो रेडियस का रेशो है वही उसके पेरीमीटर का रेशो है, तो इसमें कितना आंसर आएगा 3:2 उसका पेरीमीटर का रेशो है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर आपका किस चैप्टर का आ गया, ये आ गया आपका 15 चैप्टर का। 15 चैप्टर कौन सी थी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी जिनका सम कितना हो, जिनका सम हो आपका 8 हो। तो देखो जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो सम कब आता है, देखो जब दो डाइस थ्रो करते हैं, इसने पेयर ऑफ डाइस थ्रो करें, तो इसमें आपने देखा होगा हम इसमें ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो कि आप इसमें 11 12 13 14 15 16, तो आप इसमें ऐसे डाइस जब दो डाइस थ्रो करते हैं तो ये उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप डाइस थ्रो करते हो तो एक बार में उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है 6 होती है, बट 2 टाइम्स में कितनी हो जाती है 36 हो जाती है, तो 36 ऐसे लिखते हैं हम उसमें, हम ऐसे सारे उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक बार लिख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने करा और कैसे बता सकते हैं इसका सम कितना आएगा, इसका सम 8 आएगा। तो देखो ये सारे इसकी क्या है पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पूरे आपकी पॉसिबिलिटी होती है जब दो पेयर डाइस के थ्रो करते हैं, तो इसमें भी पूछा इसका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो जब सम 8 होता है तो क्या करते हैं इसमें आप इसमें डायगोनल ढूंढते हैं, तो देखो 8 कहाँ पे होगा, देखो ये है, देखो 8 ये जो है इस पूरे नंबरों का सम कितना होगा 8 होगा। आप देख लो कितने पेयर है, 6 और 2 8 होते हैं, 3 और 5 8 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, 5 3 भी 8 होते हैं, और 6 2 भी क्या होते हैं 8 होते हैं, तो इन सब का सम कितना है 8 है। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, और टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो टोटल कितने हैं 36 में से कितने 5 का सम कितना है आपका 8 है, तो इसका आंसर कितना होगा 5/36, क्योंकि इसका सम 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम, जिसे आप बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरम में क्या था कि अगर एक पैरेलल लाइन है तो उसमें दे रखी है, हाँ लाइन है पैरेलल है, तो उनकी साइड का रेशो कैसा होता है सेम होता है, तो मतलब बोलते हो कि AD अपॉन DB है किसके इक्वल है AE और AC, क्यों बाय BPT बोलते हो आप, बाय BPT क्योंकि लाइनें पैरेलल है, क्योंकि लाइनें आप बता सकते हो कि लाइनें पैरेलल है भाई, DE पैरेलल किसके है BC की है, तो ये रेशो बनेगा। अब इसमें देखो वैल्यू क्या है, देखो AD की वैल्यू है 24, तो AD की वैल्यू है 24। आप बात करो BD की, तो BD की वैल्यू नहीं है पूरी AB की वैल्यू, तो AB में से क्या करो AB में से AD माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8। फिर आप बात करते हो AC की, तो AC देखो आप यहाँ देखोगे तो AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, तो ये पूरी की पूरी 8 है, तो क्या करें, तो आप क्या करो EC को x मान लो, अगर ये x है तो ये 8 - x होगा, तो बस ये x लिख दो और ये लिख दो 8 - x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 8 3 = 24, तो आ गया 3x = 8 - x, और जाके ये 4x हो गया, और ये आ गया 8, x कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, x मतलब आपकी AE की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसका आंसर 2 था, तो आप कह सकते हैं इसमें इसका आंसर कितना है 2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है nth टर्म, तो भाई nth टर्म हम लिखते हैं ऐसे, ये आपका nth टर्म है,
और तो हमें उसका क्या बताना है, हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, डी बताना है मतलब। तो भाई ये ए पी दिया हुआ है, तो आप डी निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसके शुरू के दो टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे, वन ए वन निकाल लो, तो 7 इंटू 4 1, तो ये जाएगा 3, 7 माइनस 4, और ए टू निकालोगे तो क्या लिखोगे, 7 माइनस 4 इंटू 2, तो जगह 7 माइनस 8, तो ये आ जाएगा -1। तो ये आ गया डी निकालना है, तो डी में से इन दोनों को माइनस कर दो, -1 और -3, तो ये आ गया -4, क्योंकि ए2 माइनस ए वन होता है, तो डी आपका आ गया इसका -4। तो इस तरह से आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे और छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, जिसे आप आराम से कर लेते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हो 2 मार्क्स के, और किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 21 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और ये अगर आप देखें, ये अगर ये बुक का है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक का है। एनसीईआरटी की बुक में आपको कहाँ मिलेगा, ये चैप्टर 15 के ऑप्शनल में मिल जाएगा। ये ऑप्शनल में जाओगे, ऑप्शनल में है ऐसा क्वेश्चन, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है इसमें। तो देखो, तो इसमें कैसे करना था, अगर आप देखोगे इसका सोल्यूशन देखोगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। मतलब मुझे पता है एक बैग है मेरे पास, ठीक है। इस बैग में मुझे ये पता है 5 रेड बॉल है, और मुझे ये पता है कि इसमें कुछ ब्लू बॉल है। अब ब्लू बॉल कितनी है मुझे नहीं पता, तो हमने कहा कि ब्लू बॉल हमारे लिए x है, तो यहाँ लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल। आपने कर दिया भाई, नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी होगी बच्चों, x होगी। फिर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पता करना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, टोटल होगा x प्लस 5 या 5 प्लस x, जो भी कह लो। ये हमारे पास टोटल बॉल्स हैं जो कि इस बैग में। अब इसने क्या बोला है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग अ ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, अगर मैं ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी x अपॉन में x प्लस 5, ठीक है। ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी एट द रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स किसकी है, ऑफ द रेड बॉल। बच्चों रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले रेड की अलग से निकाल लो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 5 अपॉन में x प्लस 5। तो पे कंडीशन दी है कि जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, रेड बॉल की। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे है x अपॉन में x प्लस 5, और ये है 3 इंटू में 5 x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है यहाँ पर आपके, यहाँ पे आपकी 15 है। और एक चीज़, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जरूर लिखना है, जैसे कि PE जो होता है आपका, तो इसमें आप लिखते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला जरूर लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं। ये कब लिखोगे, मतलब जब ये बीच में मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे एरो बनाया है, यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद ये आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन था, और ये ऑप्शनल में है, बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो, ये है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये दोनों ही बुक के क्वेश्चन है। ये वाला भी बुक का क्वेश्चन है और ये वाला भी बुक का क्वेश्चन है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको, लास्ट वाली एक्सरसाइज है जो उसकी 8.4 एक्सरसाइज है, वहाँ मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों के दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो पहला क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो साफ दिखता है। जब भी सीधी सी वाली बात बोली जाती है कि जब भी रूट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें 1 माइनस साइन लिखा हो और 1 प्लस साइन लिखा हो, तो इसमें सीधे क्या करते हैं, इसमें सीधे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। मतलब आप इसको रैशनलाइज करोगे साइन चेंज करके, तो 1 प्लस ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इससे क्या होगा, अभी ये हो जाएगा आपका, देखो ऊपर स्क्वायर बन गया, कैसे स्क्वायर बन गया, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और नीचे क्या होगा, देखो नीचे तो आइडेंटिटी बन गई, एक बार प्लस एक बार माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, नीचे देखो, ऊपर तो कुछ नहीं करना अभी आपको ऊपर कुछ नहीं करना। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर, और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी ऊपर भी, तो रूट हट गया, तो 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। अब इन्हें अब क्या करो, रिप्लेस मतलब सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई 1 अपॉन कॉस आपको पता ही होगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यही था राइट हैंड साइड। तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आपका सेम है। तो देखो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करिए, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने यूज़ करा कि भाई 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका टेन थीटा। तो ये जब 8.4 करोगे तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं, तो ये अच्छे से करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, और वाला क्वेश्चन, और कॉल वाला क्वेश्चन भी सिंपल सा था। देखो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या करो, इनको चेंज कर दो उनकी ट्रिग्नोमेट्री में साइन बाय कॉस। जैसे कि देखो ये पता है टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में क्या था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने देखा कॉट क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके नीचे 1 लगाया और इसके नीचे भी 1 लगाया। तो डिनोमिनेटर देखो, जो ऊपर न्यूमिनेटर है वो तो कुछ होगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। डिनोमिनेटर में 1 लगा के एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे आपने क्या करा, ऊपर तो कुछ होगा नहीं, जैसा है वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट ये कट रहा है, ये देखो ये कट गया डायरेक्ट। तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर, और नीचे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 हो गया नीचे, इसके नीचे 1 हो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कॉस स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो नीचे भी 1 बन गया। इसके देखो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 1 बन गया, और ये भी 1 बन गया। तो ऊपर क्या लिखा, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये होता है 1। तो देखो इसका आंसर आपका 1 दिखाना था। उसका भी क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए थे, बेसिक जो मैथ्स का पेपर था इसमें। तो अगर थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करी होती ट्रिग्नोमेट्री की, तो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन देखिए इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किसका है, ये है प्रोबेबिलिटी का। अभी अभी आपको एक हमने देखा था 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें 2 डाइस थ्रो करे थे और उसके आउटकम्स कितने आए थे, सम 8 आना चाहिए था। उसमें क्या पूछा गया कि आपने 2 डाइस थ्रो करी है और आपके पास प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, सम होना चाहिए ऑफ द नंबर अपेयरिंग लेस देन 5। तो मैंने कहा था आपको पहले ये लिख लेना चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अगर इसमें लिख लोगे आप 23 का जो सॉल्यूशन है इसमें देखो। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो ये होता है 36 होते हैं, बट ये 36 क्या होता है, देखो यहाँ ऐसे होता है, आप ऐसे लिखोगे, मैं ये जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये क्या होते हैं, 36 आउटकम्स होते हैं जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो। तो उसने पूछा है कि उनका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 5। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी डाइस में सम की बात हो तो ढूंढो डायगनली। तो देखो अगर आप डायगनल ढूंढोगे तो ये देखो ये 1 4 2 3 3 2 4 1, इन सब का सम कितना होता है बच्चों, 5 होता है। इन सब का सम कितना होता है, 5 होता है। बट इसने कहा कि सम क्या होना चाहिए, लेस देन 5। तो इससे नीचे जितने भी हैं, ये देखो ये सारा जो है, ये जितना पार्ट है, ये सारे पेयर क्या होंगे जिनका सम होगा लेस देन 5। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर है। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर, फिर यहाँ पे बीच में फार्मूला लिख लोगे, जैसे मैंने बताया था अभी पीछे, वो फार्मूला पहले लिख लोगे। फिर आप क्या लिखोगे कि सम क्या होना चाहिए, सम लेस देन 5 होना चाहिए। तो आपने देखा कितने पेयर हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर है, कितने में से 36। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1/6। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था 23 का फर्स्ट। अगर और वाला देखोगे, देखो अगर हम और वाला देखें तो उसने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे ऑकर इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में बताने हैं कि 5 संडे आने की। तो कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहली बात कहते हैं नंबर ऑफ डेज बताओ नवंबर के, तो होते हैं नंबर ऑफ डेज इन नवंबर। तो भाई नवंबर होता है 30 दिनों का, ठीक है। तो 30 डे हो गए। अब 30 को डिवाइड करो 7 से, क्योंकि वीक हमें वीक पता करना था। वीक तो 7 चौक 28, तो पूरा 4 डिवाइड होगा, मतलब पूरा 4 से, और प्लस 2 डेज बचेंगे। क्या बचेंगे बच्चों, 2 डेज। मतलब इतना तो कंफर्म है कि 4 वीक तो आएंगे। तो 4 वीक आएंगे मतलब 4 संडे आएंगे, सीधी सी बात है। 4 वीक मतलब 4 संडे कंफर्म है। अब बचे 2 दिन। अब ये 2 दिन किस में होंगे, हफ्ते में बात करें हम, हफ्तों में बात करें कि भाई 7 दिन में से संडे बताओ। तो सीधी सी बात है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे, सीधी सी बात है। तो 5 संडे कैसे करोगे भाई, 2 दिन बचे एक्स्ट्रा, तो 2 दिन कितने, और हमें वीक में बताना है, क्योंकि वीक जो संडे और वीक में आता है, वीक कितने दिन होता है, 7 दिन होता है, इसलिए 2/7, मतलब 7 में से 2 दिन है, 2 चांसेस है कि क्या आ सकता है वो
संडे आ सकता है। तो इसमें पहले लिखोगे टोटल ये नंबर ऑफ डेज इन नवंबर 30, फिर आप ये फार्मूला जरूर लिखोगे यहाँ पे बेटा, फार्मूला जरूर लिखना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और फिर सीधा लिख दोगे 5 संडे मतलब 2/7। ऐसे एग्जांपल कर दिखा सकते हो कि 30 डे थे, 30 डे को आप 28 + 2 कर दो, जिसमें से ये 4 संडे तो इसमें आएंगे प्लस में 2 दिन बचे हैं तो 2/7, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 और ये किसका था, प्रोबेबिलिटी का था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है 10 चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10, ये है चैप्टर नंबर 10 का। और अगर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 8 करा होगा तो आपको ये फिगर याद होगी, क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर है और क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम टू सेम ऐसी फिगर है। तो हमने इसमें क्या सीखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो 24 का आंसर उसी से हो जाएगा। देखो हमने इसमें सीखा है, अगर किसी सर्कल के इंस्क्राइब मतलब टच कर रहा है, अगर कोई कोऑर्डिनेटर टच कर रहा है तो हमें पता है कि इनकी साइड का सम मतलब ए बी, अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, इसके होगा बी सी और ए डी के इक्वल होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। तो अब बस आपको बस क्या क्या गिवन, देखो अब देखो साइड देखो, आपके पास ए बी है 6, ए बी 6 है, आपके पास बी सी 9 है, आपके पास सी डी 8 है, तो आपको बताना है ए डी कितना होगा। तो आपके पास ए बी की वैल्यू है 6 है, आपके पास अगर आप देखोगे सी डी आपके पास 8 है, बी सी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, आपको ए डी फाइंड करना है। तो ये कितना होगा, 8 से 14 हो गए और 9 कर देना, ये आ गया ए डी, तो 9 माइनस करते हुए 5, तो ए डी कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 देखो कौन सा क्वेश्चन है, 25 है आपका चैप्टर नंबर, सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो उसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, बेटा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर कैसे होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम तो ये होता है आपका सेक्टर, ये होता है आपका सेक्टर। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या क्या यूज होगा, देखो ये यूज होगा आर, ये यूज होगा आर और ये होगा एल। एल मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अब रेडियस बच्चों कितना है, रेडियस तो पता है आपको 6.5 है बच्चों, और ये भी कितनी है बच्चों 6.5 है, क्या है 6.5। तो ये पूछ रहा है कि अगर इसका पेरीमीटर 31 है, मतलब टोटल लेंथ पेरीमीटर 31 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो भाई, अगर आप पेरीमीटर की बात करोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल इक्वल टू 31। तो भाई आर है 6.5 और ये भी है 6.5 और ये है एल और ये हो गया आपका 31। तो एल इक्वल टू कितना हो गया 31 माइनस 13। तो देखो भाई 13 कर दिया भाई, 1 में से 3 के तो बचे 8 और फिर आपका 2 में से 1 गया तो 1, तो एल आ गया आपका 18। तो एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। देखो तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू में 2πr। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, एल कितना है 18 है, तो आप कह सकते हो θ/360 इंटू 2πr। तो अब इसको यहीं छोड़ दो, इसे नंबर 1 दे दो, हम देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। या आप कह सकते हो 2 को इधर 2 से इसे कैंसिल कर सकते हो तो ये 9 हो जाएगा। तो इतना बता सकते हो कि θ/360 πr की वैल्यू कितनी है 9 है सीधा। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमने करा हुआ भाई, ये तो है θ/360 इंटू में πr²। तो देखो मैं सीधा इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट इसमें ये कर दूँ कि ये πr कर दूँ, πr² को मैं πr इंटू आर कर दूँ, तो देखो θ/360 इंटू πr, देखो ये है πr, ये θ/360, सीधे 9 रख दो इसकी जगह, तो ये सीधे 9 है और इसकी वैल्यू बेटा r की वैल्यू 6.5 है। तो भाई 9 5 से कितना है 45 का आपका होगा 5, फिर 4 9 6 है कितने हुए 54, तो 54 इसमें आप ऐड कर दो तो आ गया 58.5 और ये एरिया निकालना है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें आपको अगर इसमें कैलकुलेट करके थीटा निकाल दे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हमने क्या करा सीधे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी तो जल्दी होगा, कैलकुलेशन कम होगी। तो ये भी हो सकता है कि हम कैलकुलेशन कैसे कम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 कितना आसान सा क्वेश्चन आया था कि इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दो। तो भाई पहला पोलिनोमियल क्या है आपका 2x+1 को डिवाइड करना है आपको इसे, ये 4x² प्लस 4x प्लस 5, सिंपल सा था, इसे डिवाइड करके आपको बताना है कि रिमाइंडर और क्वोशंट क्या है। तो अगर आप रफ करोगे तो रफ देखो, तो आप पहले 4x² को डिवाइड करोगे 2x से, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो आ गया 2x। तो ये 2x कहाँ जाएगा आपका 2x बन जाएगा आपका ये क्वोशंट। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4x², अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 मतलब 2x। ठीक है, तो ये क्या बच गया बच्चों, तो ये कैंसिल कर दोगे, देखो साइन चेंज करोगे ये माइनस का और इसका साइन चेंज करोगे ये माइनस का, तो ये पूरा कैंसिल, और इसे कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा ये 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 5। अब आपके पास क्या है 2x है, फिर इसको 2x से डिवाइड करा बच्चों तो ये तो 1 ही आ गया।
तो ये सीधे यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, और 1 को 1 से करोगे तो +1, तो साइन चेंज और साइन चेंज, तो ये कैंसिल आ गया, ये आ गया आपका रिमाइंडर 4। तो आप कह सकते हो कि जो आपका rx है मतलब रिमाइंडर है वो है आपका 4, और जो आपका क्वोशंट है मतलब qx है वो है आपका 2x + 1। तो ये थे आपके सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सारे मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे और थोड़ा सा बहुत चेंज करके दिया था, ये तो बुक का सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, बस डिजिट चेंज कर रखी थी। और ये आपका 12 चैप्टर का था, ठीक है। तो ये था सेक्शन बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन सी। ये आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन है। ये आपका सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें क्या बोला है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द दिस पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसका तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर -4x - 5, ठीक है। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा बी कितना होता है, माइनस का b/a। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये हो जाएगा -4, और a कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास 4। फिर अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखो c कितना है, -5, और a है 1, तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया -5। तो आपको ए बी सी कहाँ मिलती है, ए बी सी देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो a होता है, तो आपका a तो 1 है, b कितना है आपके पास -4 है, और c कितना आपके पास -5 है। तो इस तरह से आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। अब आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए आपको, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये सीधे फार्मूला होता है। तो आप सीधे क्या रखोगे, 4 का स्क्वायर -2 इंटू -5। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास ये कितना आ गया, 4 4 16 और 2 5 10, माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो गया आपका 26। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। उसका आंसर कितना है, 26 है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 28। अगर आप देखोगे 28, जो 28 क्वेश्चन है ये है आपका 11 चैप्टर का कंस्ट्रक्शन का। एक आता था आपका ट्रायंगल ड्रॉ करने का, एक आता था सर्कल ड्रॉ करने का, और एक और होता था आपका लाइन को डिवाइड करने का। तो उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक सर्कल वाला दिया है और एक आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए। तो इसको तो आपको कंपास से यूज़ करना था। तो मैं देखो कैसे करते हैं इसको। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं तो क्या लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो पहले आप कंपास की हेल्प से, मैं तो ऐसे बना देता हूँ, आप इसे कंपास की हेल्प से कैसे करते, आप क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे करते कि आप सबसे पहले क्या करते, एक सर्कल बनाते 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सपोज करो ये सर्कल है आपका, ये आपका सर्कल आ जाता है ऐसे सर्कल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द पॉइंट ए सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सपोज करो ये सेंटर है आपका, और सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये आपका बुक का पहला ही क्वेश्चन था, 11.2 का ये पहला ही क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका क्या करेंगे, ये ओपी आपकी लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, एक ऊपर आर्क लगाते, एक नीचे आर्क लगाते, फिर मोर देन हाफ लेके ऐसे, और इसे हम बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को आप सेंटर मान के, ये कोई पॉइंट आ गया एम और ओ का रेडियस मानकर एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाता है ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं, ये आपका ए आ जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये आपका बी आ जाता है। तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते। तो 3 मार्क्स में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि ये आपका फर्स्ट, जिस बच्चे ने कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन भी करा होगा तो वो ये कर लेता। तो ये पहला टाइप था। अब दूसरा क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 3:2। तो ये आपका 11.1 का पहला क्वेश्चन की तरह था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था 11.1 का। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करती है। तो सपोज करो आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसका नाम है ए और बी, या आपका ए बी होता। आप स्केल यूज़ करोगे तो प्रॉपर एक लाइन आएगी। अभी मैं ऐसे यूज़ बना रहा हूँ तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन है। अब इसने बोला इसे 3:2 में डिवाइड करो। तो क्या करते हैं आप इसमें नीचे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे, ऐसी कोई से भी 90 से कम कोई भी बना लो एक्यूट एंगल, और 3:2 मतलब इसको ऐड करते हैं 5। तो इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 इक्वल पार्ट्स में 2 3 4 5। ये सारा आपको कंपास की हेल्प से करना था, ठीक है। ए पे कंपास रख के आप इक्वल इक्वल क्या लेते, तो इसे आप इसे A1 बोल देते, आप इसे A2 बोल देते, इसे आप A3, इसे आप A4 और फिर A5। फिर इसको आप B से मिला देते, A5 को B से मिला देते, आपको A5 को B से मिला देते यहाँ पर। और फिर इस पर कोई भी एंगल बना के, ऐसे एंगल बना के
एक आर्क लेते और सेम इसे A3 पे, क्योंकि 3:2 है तो 3 पे रख के एक एंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इसे मेजरमेंट आर्क लेके एक आर्क ऐसे आप ऐसे करते तो ये कुछ ऐसा बन जाता। और फिर यहाँ से A3 से एक लाइन जाती जो बिल्कुल पैरेलल होती, तो ये आपका C पॉइंट आता और ये होता आपका 3:2। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन और वाले क्वेश्चन, और दोनों ही पहले क्वेश्चन थे। ये 11.2 का पहला क्वेश्चन था और ये आपका 11.1 का पहला क्वेश्चन था। तो ये थे आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 27 और 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर नंबर 13 कौन सा था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो इसमें क्या था, ये आपके क्वेश्चन नंबर, ये कह सकते हो आप एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन है। क्योंकि 13.3 में क्या क्वेश्चन है, जिसमें हम एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मेल्ट करके या किसी भी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उनके वॉल्यूम सेम होते हैं। अगर आपने उससे छोटी चीज़ बनाई है तो उसको उसमें डिवाइड करना होता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड, इसमें आपका अगर क्यूबॉइड की बात करो तो आपका ये आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है हमारे पास? क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती थी क्यूबॉइड में। तो देखो ये आपका हो गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में देखो क्या क्या बोला गया कि इसकी जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर, ये है 24, और इसकी विड्थ कितनी है 11 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो एल है आपका 24 सेंटीमीटर, बी है आपका 11 सेंटीमीटर और एच है आपका 7 सेंटीमीटर। भाई यूनिट का बड़ा ध्यान रखना, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आगे करोगे, अगर इसमें अलग होती है तो उनको सेम करना है। फिर लिखा है मेल्ट, इसको हमने मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको हमने मेल्ट करा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड को इसने क्या करा है, मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड कोन। तो इसने इसको कोन में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये आपका कोन होता है, इसने ऐसे कोन बनाए हैं इसके। अब कोन में 3 चीज़ें होती हैं, एल, एच और आर। देखो इसमें क्या क्या पता है, इसमें रेडियस दे रखी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। हाइट बच्चों इसकी दे रखी है, इसकी हाइट है बच्चों 6 सेंटीमीटर। जब ये सिंपल हाइट है मतलब ये एच है, ये आपकी ये एच है। देखो ये एच है, इसलिए इसको मैं इसको सेम एच हो जाएगा, तो इसे H1 दे रहा हूँ, उसे मैं H2 दे रहा हूँ कि दोनों के एच अलग अलग हो। फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कोन, मतलब ये छोटे छोटे कोनों में डिवाइड करा गया इसे। तो कितने कोन बनेंगे? तो सीधी सी बात है, जब भी हम किसी बड़ी फिगर को किसी छोटी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी वाली फिगर के वॉल्यूम को छोटे वाली फिगर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ कोन्स। तो सीधे से लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखोगे तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच। अब इसको H1 बोला है मैंने, ठीक है। इसको बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। देखो बच्चों सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो L कितना आपके पास 24 है, B आपके पास 11 है और H है आपका H1 है 7, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ बात करते हैं 1/3 है, पाई की वैल्यू 22/7 है बच्चों। फिर आपके पास आर की देखो रेडियस कितनी थी 3.5 और 3.5, और आपके पास H2, अगर हम H2 की बात करें बच्चों, यहाँ पे H2 कितना है बच्चों आपके पास 6 है, तो यहाँ पे 6 कर दो। अब करते हैं कैंसिल। देखो अगर 11 की टेबल देखो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, फिर 2 की टेबल से ये 12 पे गया, ठीक है। फिर आप देखोगे 7 की टेबल से इसे काट सकते हो, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ऊपर तो आपको कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा, ये भी आपका 5 पे 0.5, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, देखो अगर हम इन्हें रेसिप्रोकल कर देते तो देखो ऊपर है आपके पास 2 इंटू 1 1, तो 1 ही रहने दो, और नीचे देखोगे तो ये जो 1/3 है रेसिप्रोकल के ऊपर 3 हो जाएगा, और ये नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है आपके पास 0.5, तो इसका 5 लिख दो और इसका भी 5 लिख दो, और इन दोनों के डेसिमल को ऊपर रिमूव कर दो, तो ये होगा डेसिमल रिमूव। तो 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो आप कह सकते हो ये 8 इंटू 3 है, तो सीधे 24 ले दो। कितने कोन बने हमारे पास 24 कोन बने हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कोन्स कितने आपके पास, नंबर ऑफ कोन्स हैं आपके पास 24। तो ये 24 कोन बनेंगे अगर आप इस साइज़ के एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाओगे, कोन बनाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 + 10a माइनस sec a, फिर 1 + 10a प्लस sec a। तो अगर आप ये देखोगे इक्वल टू 210a लेके आना है,
तो हमने इसमें देखो नोटिस करा कि एक चीज़ क्या बन रही है। देखो अगर आप देखो ये 1 + tan a है और यहाँ पे भी 1 + tan a है, फिर यहाँ माइनस का सेक है, ये प्लस का सेक है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करके, मतलब इसको मैं इस तरह से सेपरेट कर लेता कि 1 + tan a एक फंक्शन है और सेक एक फंक्शन है, और इसके बाहर करली ब्रैकेट लगा देते। इसी तरह 1 + tan a एक फंक्शन है और करली ब्रैकेट लगा देते, और ये सेक ए अलग फंक्शन है। तो आप नोटिस करोगे ये a - b की तरह दिख रहा है और ये a + b की तरह दिख रहा है, और ये बन जाएगा आपका a² - b²। तो आपका a का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है 1 + tan a का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a², और b² कौन है? sec² a। तो अगर आप देखोगे अब इसको आइडेंटिटी खोलोगे तो a² + b² + 2ab 2 × 1 × tan a माइनस sec² a। तो आप देखोगे 1 + sec tan² क्या होता है? तो sec² होता है। हमने तो पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने कि 1 + tan² a = क्या होता है बच्चों? sec² a होता है। तो ये तो हो गया sec² a, और ये हो गया 2 tan a और sec² a। तो देखो sec² से sec² कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 2 tan a। तो ये था आपका 30 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको ये दे रखा है प्रूव दैट, इसको क्या लेके आना है? 2 sec² थीटा। तो आप क्या करो इसमें, अगर हम क्या करते एलसीएम ले लेते, ठीक है। अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा cosec थीटा -1 नीचे आ जाएगा, और cosec थीटा +1। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाके cosec से मल्टीप्लाई जाएगा, cosec थीटा इसका हो जाएगा cosec थीटा +1, इसमें हो जाएगा, और बीच में प्लस था, ये हो जाएगा cosec थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा -1, ठीक है। ये ऊपर आ गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे और इसको इससे, तो पहले वाला क्या बन गया? ये बन गया cosec² थीटा प्लस cosec थीटा, और ये क्या बन गया? cosec² थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये माइनस का cosec थीटा, और नीचे देखोगे अगर आप तो नीचे क्या आ गया? cosec² थीटा, मतलब a² - b² cosec² थीटा -1 हो गया। अगर आप नोटिस करोगे अब तो ऊपर देखो cosec थीटा से cosec थीटा कट गया, और cosec² ये हो गया 2 cosec² थीटा, मतलब 1 और 1 2 हो गया। और cosec अगर आप देखोगे cosec² थीटा एक्चुअली में cot थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? cot² थीटा, क्योंकि 1 + cot² थीटा की बात करें तो ये होता है cosec²। तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए sec², तो sec तो आया नहीं अभी तक, तो उसको हम लिख देते हैं 2/sin², क्योंकि cosec क्या होता है? 1/sin होता है। और जो cot था उसे लिख देते हैं हम cos², क्योंकि cot क्या होता है? cos² थीटा sin² थीटा। तो आप देखोगे sin² कट गया, 2/cos² बचा। क्या अच्छा? 2/cos² थीटा, cos², ये cos² है, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं दोबारा से, ये 2/cos² थीटा, और 1/cos क्या होता है बच्चों? sec होता है। तो ये देखो sec² थीटा, तो इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये थे आपके 2 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो इजी से थे, थोड़ी प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपका है फर्स्ट चैप्टर का 31 क्वेश्चन। कौन सा है ये? आपका फर्स्ट चैप्टर का। देखो दोनों ही क्वेश्चन बुक हैं, ये आपको मिल जाएगा 1.3 में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपको 1.1 में मिल जाएगा, ठीक है। इसे 1.2 से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में HCF ही निकालना होता है हमें। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? गिवन दिया हुआ है आपको √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ऑलरेडी दे रखा है कि √3 का इरेशनल, तो हमें ये प्रूव करना है कि 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल। तो हम क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हम पहले लेट करते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब इसके अपोजिट लेट करते हैं। तो लेट करेंगे लेट टू द कॉन्ट्राडिक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट, क्या? लेट टू द कॉन्ट्राडिक्ट दैट 5 + 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। हम इसे एक रेशनल नंबर लेट करेंगे, एंड देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर p एंड q। भाई सीधी सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर है, 5 + 2 √3 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ p और q 2 इंटीजर होंगे। आप a b भी लिख सकते हो और p q भी लिख सकते हो। तो अब क्या करना है इसमें, देखो
अब इसमें जैसे अगर खाली √3 को करना होता है वो तो अलग मेथड होता है, इसमें अलग मेथड होता है। इसमें जितने भी रेशनल नंबर है जैसे 5 और 2, इसको हमें लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज करा। तो पहले आप किसको करोगे, पहले आप ट्रांसपोज करोगे 5 को, तो ये आ जाएगा -5। फिर एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2√3 p - 5q अपॉन q, ठीक है। अब √3 के इंटू में 2 है तो उसे डिवाइड में भेज दो, तो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे √3 हमें ऑलरेडी पता है ये इरेशनल है और ये सारे इंटीजर्स है, क्योंकि हमने पी क्यू को इंटीजर बताया, पी क्यू ऑलरेडी इंटीजर है, और ये सारे जो मल्टीप्लाई डिवाइड होने सारे इंटीजर। तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो एक इरेशनल नंबर आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि √3 इज अ या इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है ये एक इरेशनल नंबर है, बट p - 5q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हुआ क्या कि √3 एक इरेशनल है, वो नॉट इक्वल हो गया किसके, p - 5q अपॉन 2q। तो ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या होगी, इनकरेक्ट। देयरफॉर 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 का पहला पार्ट। 31 का पहला पार्ट आपका था 1.3 का, ठीक है। 1.3 में जाके देखोगे आपको ये मिल जाएगा, बुक में ऐसा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या देखो, इसमें लिखा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ द 48 मेंबर। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन का है, 1.1 में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है। उसमें जाओगे तो उसमें लिखा है 2 ग्रुप आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम बताना है, तो इस केस में हमें HCF निकालना था। अब इसमें HCF डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, मतलब आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, और एक आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट से कर लो, डायरेक्ट में कोई लिखा तो है नहीं, तो सब इसमें आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे। तो इसमें खाली क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो दूसरा पार्ट इसका देखो, आप क्या करोगे, तो सबसे पहले 612 के फैक्टर कर लो। तो 612 के फैक्टर करोगे 2 के टेबल से, 2 3 0, 2 6 फिर 2 1 2 5 2 3 आप इसे 3 के टेबल से कर सकते हो, 3 5 और 3 1 फिर ये आपका 3 के टेबल से हो जाएगा। देखो 3 1 3 7 फिर ये आपका 17 1 17, ठीक है। अगर आप देखोगे 48 का करोगे, 2 2 2 4 2 1 2 2 फिर आपका ये हो जाएगा 2 6 फिर आपसे 2 करोगे 3, फिर ये 3 1 तो उसके फैक्टर देखो क्या हो गए। तो आपके 6 1 2 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 17, ठीक है। अगर आप 48 के फैक्टर करोगे तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो उसमें देखो कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, ये भी 2 कॉमन आ गया। उसमें लास्ट में देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, ये लास्ट में 3 भी कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया 2 × 2 × 3, तो 2 2 4, 4 3 12। तो नंबर या मैक्सिमम नंबर कह सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 12 है। तो एक आर्मी बैंड आगे चल रही है, ऐसे एक आर्मी बैंड आगे चल रही है और जिसमें के अंदर 612 मेंबर है, और एक आर्मी बैंड पीछे चल रही है जिसमें खाली 48 मेंबर है। तो कितने कॉलम बनाए, ऐसे कितने कॉलम बनाए दोनों में कॉमन कि सेम नंबर ऑफ कॉलम आ जाए जिसमें, तो कितने करने पड़ेंगे, 12। तो 12 अगर करोगे तो सेम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, जो कि फर्स्ट चैप्टर का था। किसका था, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 है, ये तो थ्योरम है। ये कौन सी थ्योरम है बेटा, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने 32, ये आपका 6.5 में एक्सरसाइज से पहले थ्योरम है, तो ये थ्योरम वहाँ पे आती है। तो उसमें लिखा है प्रूव दैट इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब इसमें सीधी सी बात है, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें क्या करोगे, आप सबसे पहले एक फिगर बनाओगे। तो फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। तो एक अच्छा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। और ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन में आप लिखोगे, गिवन में आप इतना लिख के जाओगे कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एंगल बी कितना है, एंगल बी आपका 90 है। प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट क्या करना है, आपको प्रूव दैट करना है कि ए सी मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर ए बी
का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल है। फिर आपने क्या करा, सॉल्यूशन करा, आपने क्या करा, सॉल्यूशन करा। तो आपने लिखा, आप सॉल्यूशन से पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देना पर कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। आपने बी डी से ए सी पे क्या डाला, परपेंडिकुलर, ऐसे डाला परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो गया, 3 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाला और एक लार्जर राइट ट्रायंगल। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सिमिलर करना है 2 बार। कैसे सिमिलर करोगे 2 बार, तो देखो इसमें आप क्या करोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब बड़े वाला ट्रायंगल लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी तरफ भी क्या करोगे, दूसरे वाला ट्रायंगल लिख दोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं ए बी सी को एक बार छोटे वाले से दोनों छोटे वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सीखूंगा। तो पहले आपने ले लिया ए बी सी, अब दूसरे का नाम ले लो, दूसरे ट्रायंगल का नाम ले लो ए डी बी। अब ये नाम लेते समय गलती मत करना, ठीक है। दूसरा ले लेंगे ए बी सी के साथ ले लेंगे, आप ले लोगे, ये ले लोगे बी डी सी। अब देखो ये नाम कैसे लिए, देखो नाम लेते समय बड़े ध्यान देना। जैसे कि इसका ए एंगल है, तो ये जो स्टार वाला ट्रायंगल है, इसका ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों सेम ही है, देखो दोनों में सेम है। बी और डी दोनों सेम है क्योंकि उसमें 90 है और लास्ट वाला एंगल बच जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह आपने इसमें देखा कि इसमें सी और सी एंगल देखो दोनों में सेम है क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा, और बी और डी 90 है, तो इसमें बी और डी बीच में है और इसमें डी 90 है, तो इसी तरह से इक्वल हो जाएगा। तो देखो कैसे देखेंगे, पहले आप ले रहे हो लेफ्ट वाला ट्रायंगल, तो किस में ले लो, देखो ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, जिसे मैंने एरो करा है, ये वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में देखो एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो बोलोगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ये आपका ये बड़े ट्रायंगल ए बी सी का। तो इसका ये एंगल 90 है ए बी सी, और इसका कौन सा एंगल 90 है, ए डी बी 90 है, क्यों, ईच 90। तो हमें क्या पता है कि 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर। तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ए डी बी के, किस रूल से, एंगल से। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका रेशो इक्वल हो तो क्या बनेगा, देखो रेशो कैसे बनाते हैं, साइड के नाम से। जैसे किसका नाम ए बी है तो उसका नाम ए बी, और इसका पहला का नाम क्या है, ए डी है, तो उसके नीचे ए डी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है बी सी, इसके लास्ट के 2 नाम है बी सी, तो इसके लास्ट के 2 नाम क्या है डी बी, तो ये आ जाएगा डी बी। फिर इसका फर्स्ट और लास्ट है ए सी, और इसका फर्स्ट लास्ट है ए बी, तो इस तरह से ये आ गया। अब इसके क्या करो, 2 रेशो ले लो जिसमें कॉमन हो जाए। देखो अगर हम इन दोनों को ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, ए डी मतलब ए बी अपॉन ए डी ले लोगे आप, और इधर क्या ले लोगे, ए सी और ए बी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जिसमें आपने पहले ट्रायंगल को सिमिलर करा और उसका 2 रेशो को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सेम इसमें देखो, अब इसमें कौन सा एंगल सेम था, इसमें ये वाला एंगल सेम था, सी दोनों में सेम है। हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दूसरे वाला ब्लैक वाला और पूरा ए बी सी, तो इसमें क्या लिखोगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों है भाई, कॉमन है, ये भी क्या है ये बच्चों, कॉमन है आपका। फिर क्या करोगे, आप देखोगे इसका एंगल ए बी सी, इसका एंगल ए बी सी बच्चों इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी बी के, क्यों, ईच 90, ये भी 90 है, देखो इसका ये वाला 90 है ये वाला, और जिसमें मैंने ब्लैक करा है, और इसका ये पूरा वाला 90 है, तो ईच 90 हो गया। अब ठीक है, ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किसके हो गया, आपके ट्रायंगल जो हमने नाम दिया था बी डी सी, ठीक है, किस रूल से, एंगल से। अब देखो रेशो क्या बनेगा इसका, ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन डी सी, कैसे लेते हैं, देखो फर्स्ट का फर्स्ट रेशो, फिर सेकंड का लास्ट के 2 रेशो, फिर फर्स्ट और लास्ट ए सी और बी सी। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों रेशो को ले लोगे, तो इन दोनों को रेशो को लोगे तो क्या बनेगा, बी सी का स्क्वायर और हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, ये हो गया नंबर 2। आगे क्या करना है, इनको ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, या ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिख सकते हो। तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, लेफ्ट में उधर ए बी था और इधर क्या था बच्चों, बी सी था, और इधर क्या आ गया आपका ए सी इंटू ए डी प्लस में ए सी इंटू डी सी। अब देखो इसमें ये तो लेफ्ट में तो सही आंसर आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बट इधर क्या आ गया, ए सी कॉमन ले लो, तो ए सी कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी सी। अब फिगर में देखो, अगर मैं ए डी में डी सी ऐड करूँ तो वो ए सी ही तो बनेगा, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी इंटू ए सी, तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये आ गया ए सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होती है इस क्वेश्चन में, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये थ्योरम हमेशा आती है। तो इस 6 चैप्टर में से इस बार ये थ्योरम आई थी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल वही फिगर है जो बुक में है, ये आपका 7.2
7.2 में जाओगे तो ये 7.2 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है और सेम टू सेम वही क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल जैसे बुक में है, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इसमें ये दे रखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी ऑन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। एक स्कूल ग्राउंड है ये रेक्टेंगुलर ABCD, ठीक है। लाइन हैविंग ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच और 100 फ्लावर। देखो ये फ्लावर पॉट है तो ये ए से स्टार्ट है डी तक के, मतलब ये AD की जो लेंथ है वो है 100 मीटर, क्योंकि एक एक मीटर के गैप पे क्या रखे हैं, फ्लावर पॉट। तो ये है 100 मीटर की रेस है। अब क्या लिखा है, हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये लिखा हुआ है ईच अदर। अब ये लिखा है AD, तो अलॉन्ग AD, ठीक है, जो हमने बात करी अभी। फिगर 5 देखो, ये फिगर आपकी 5 है, ठीक है। एक निहारिका लड़की है जो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है AD का। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि डिस्टेंस, आप यहाँ लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, तो निहारिका कितना कवर करती है, 1/4 ऑफ 100। तो आप देखोगे ये तो 25 आ गया, मतलब वो 25 कवर करती है कहाँ से, एट अ डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड रो। तो ये है सेकंड रो से वो जाके यहाँ पे सपोज करो, और फिर क्या करती है अपना पोस्ट हर ग्रीन फ्लैग, तो वो अपना ग्रीन फ्लैग लगाती है। तो यहाँ पे देखो उसने जाके क्या करा, अपना ये ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ये ग्रीन फ्लैग लगा दिया। तो ये कौन से रेस पे गई थी, दूसरे पॉइंट से गई थी। तो ये दूसरा पॉइंट था, ये पॉइंट 2 था, और ये कहाँ से गई है, 25 तक, ये 2 से लेके 25 तक, ठीक है। ये थी निहारिका। अब ये प्रीत है, प्रीत रन कर रही है, तो वही डिस्टेंस कवर बाय प्रीत, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत। तो प्रीत ने कितना कवर करा होगा, उसने लिखा है 1/5 किसका, AD का, मतलब 100 का। तो इसे कैंसिल कर दो तो ये आ गया 20। तो इसने करा कितना, कितना करा है 20। बट इसने किस रो से स्टार्ट करा था, 8th नंबर से, ये रहा 8th, और 8 में जाके इसने क्या करा है, एंड पोस्ट हर रेड फ्लैग। तो उसने क्या लगाया है, रेड फ्लैग। तो यहाँ जाके उसने रेड फ्लैग लगा दिया, ये अपना रेड फ्लैग लगा दिया, और इसकी कौन सी पोजीशन है, 8 और 20, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। अभी क्या करें, आगे देखो क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग। तो डिस्टेंस बताना, मतलब डिस्टेंस फार्मूला सीधी सी बात है। तो अगर ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम निहारिका को n बोल देते हैं और प्रीत को p, तो NP निकालना है हमें डिस्टेंस फार्मूला। तो फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इजीली कर लोगे इसे। तो देखो सबसे पहले कितना है, 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर कर देना, और फिर कितना है आपका, फिर आप कर दोगे 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, देखो अगर आपको देखो वो मिलेगा तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और आपका 20 में से माइनस 25 के तो -5 और -25 हो जाएगा। तो आपका तो ये हो गया आपका 1 और 61, यस 61 √61 मीटर कह सकते हो, मीटर में है यूनिट। तो इसकी डिस्टेंस कितना है, √61 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, एक लड़की है रश्मि। अब रश्मि क्या कर रही है, ब्लू फ्लैग लेके जा रही है। वो कहाँ जा रही है, हाफ अवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट। वो कह रही है कि वो इसके हाफ, मतलब इन दोनों के अगर लाइन को मिला होगे तो वो बिल्कुल बीच में जाके मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो निहारिका कहाँ है इसके, तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ NP कह सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ NP। एक लाइन मानी ना हमने, निहारिका और हमने प्रीत को एक लाइन माना, तो उसका मिड पॉइंट है, कौन है, इसका नाम रश्मि है। तो मिड पॉइंट ये कोई कह सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऐसे भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो भाई मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो आपका x1 कितना है बच्चों, x1 है आपका 2, और ये है 8 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 10 का डिवाइड करोगे हाफ आएगा 5, ठीक है। ये आ गया आपका 5। अब हमने y निकाला, तो y के लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे 25 प्लस 20, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 45/2। तो इसे आप कह सकते हो कि ये आ जाएगा 22.5, तो 22.5, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 5 और 22.5 मीटर। तो ये होगा उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हमको ये दो चीज़ निकालनी थी कि वो कहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेगी और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो ये था 5 और 22.5, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भाई ये किस चैप्टर का, भाई ये सीधी सी बात है 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, 3.2 में मिलेगा, जिसमें हम ग्राफिकली मेथड यूज़ करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो उसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना था, तो उसके में ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको इसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं।
आप कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो और इसके 3 सॉल्यूशन निकाल के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जिसमें इसमें पहला आपका इक्वेशन क्या थी, अगर आप देखोगे पहली इक्वेशन क्या है आपकी, ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो इसमें आप अपने पॉइंट प्लॉट करके ऐसे कर सकते हो। तो देखो इसमें y लेट कर लो, तो अगर मैं इसमें y को लेट करूँगा, लेट y इक्वल टू 0, सपोज करो मैंने y इक्वल टू 0 लेट कर लिया, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो ये आ गया 2x इक्वल टू, ये तो 3 इंटू 0 0 हो गया बच्चा 2, तो x कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। तो मतलब y 0 पे x कितना है 1 है। अगर मैं y को लेट कर लेता 2, तो ये क्या हो जाता, मैं लिखता 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो ये होता है 2x 3 2 जा 6 इक्वल टू 2, तो ये होता है 2x इक्वल टू 2 माइनस 6, तो ये होता है 2x इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इक्वल टू हो जाता है आपका -2, ठीक है। ये x इक्वल टू -2 हो गया। तो इसके लिए आप बॉक्स बना लो इसका सॉल्यूशन का कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, फिर इसे हम प्लॉट करेंगे। तो ये आपका ऐसे बॉक्स बना के दिखा देते जिससे आपको कभी मिस्टेक ना हो। x y, तो y अगर 0 है तो x 1 है, और अगर y 2 है तो आपका y कितना आ गया, x कितना आ गया, x आ गया -2, ठीक है। इस तरह से प्लॉट कर दिया। अब लेट करो दूसरी इक्वेशन का, तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 है, तो लेट y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 8, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 8, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो अगर आप इसमें बॉक्स बनाओगे, इसका ये बॉक्स है इसका, तो इसका पहला पॉइंट का बॉक्स क्या बना आपका x y, तो अगर y 0 है तो x 8 आ गया। तो क्या अब क्या करो, लेट कर लो कि y आपका है -2 है, ठीक है, -2 है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 इंटू -2 इक्वल टू 8, तो ये हो गया x इक्वल टू 2 2 4, और ये हो गया 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8 माइनस 4, तो मतलब x आ गया आपका 4 आ गया। तो अब x का 4 है जब y का -2 है। तो इस तरह से आपको पॉइंट को प्लॉट करना है। तो देखो अब प्लॉट करते हैं इसको। तो पहले तो आपने निकाले 2 सॉल्यूशन, मिनिमम 2 निकालने हैं, आप ज़्यादा से 3 निकाल सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप 2 से काम चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि डाउट है कि कहीं गलती हो सकती है तो आप 3 निकालना। तो देखो इसमें पहले है x का 1 y का 0, तो ये x एक्सिस पे आएगा, तो 1 0 देखो ये रहा, ये पॉइंट है 1 और ये है 0, ठीक है। फिर दूसरा कितना है x का 2 माइनस का और y का 2, तो ये और ये, तो देखो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, ये हो गया आपका x का -2 और y का 2। तो इसे जाते हुए एक लाइन बना दो आप, इसे जाने वाली एक सीधी लाइन जाएगी आपकी, ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन आ गया ऐसे। और आप इसका इक्वेशन का नाम इसके ऊपर लिख सकते हो ऐसे 2x 3y इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन क्या है, इसमें आपका y का 0 है, x का 8 है, तो ये है आपका x का 8 और y का 0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x का 4 है, y का -2 है, x का 4 है और y का -2 है, तो ये रहा आपका x का 4 और y का -2। तो इन दोनों से जाने वाली एक लाइन को ऐसे अपलोड करो, तो देखो ऐसे एक लाइन जाएगी, ये ऐसे लाइन जा रही है आपकी, तो ये आपकी एक सीधी लाइन जा रही है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना था। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये है, इस पे लिख सकते हो आप x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो देखो इसमें हमें बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करी हुई है, तो देखो ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका कितना, ये पॉइंट आपका कितना था 4 और -2, कितना था ये 4 और -2। तो ये कह सकते हो कि जो उसके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये है बच्चों 4 और -2। तो ये था आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अब इनके पहले दोनों के सॉल्यूशन निकालते हैं 2-2 और इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका इसके सॉल्यूशन थे। तो ये थे आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक देखे। तो आपने देखे, अपने शुरू से दिखा देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करा था, 27, ठीक है, 27 28 देखा, फिर 29 देखा हमने, फिर 30 हमने क्वेश्चन नंबर 30 देखा, 30 के बाद हमने 31, ठीक है, 31 के बाद हमने 32 33 और ये 34, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने करे। और इसका जो सेक्शन डी है, देखो ये है इसका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सेक्शन डी की मैंने जो वीडियो की लिंक है वो मैंने आपको क्या करी है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी। तो वहाँ से आप उस लिंक में जाके इसका सेक्शन डी पार्ट पूरा देख सकते हैं, वो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था। तो आज हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सेट सॉल्यूशन करा, और डी वाला मेरे ऑलरेडी सॉल्व है। तो आप पूरा पेपर देख सकते हो, ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक का मैथ्स पेपर था, बेसिक का ये मैथ्स का पेपर था आपका, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स था 10th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड का इस साल का। तो आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली जो बेसिक का पेपर आया था बहुत इजी आया था, और मोस्टली क्वेश्चन आपके बुक के थे, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जो बच्चे घर
जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से प्रिपेयर करी होगी, जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी के सारी बुक के सारे एग्जांपल्स करे होंगे, तो उनके लिए पेपर बहुत इजी था। ठीक है, तो इसके मैंने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं, तो जो बच्चे इसे देख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो में इसके स्टैंडर्ड जो मैथ होती है, स्टैंडर्ड मैथ होती है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें मैं सारे सेक्शन A B C D एक साथ सोल्व करके दे दूंगा। तो जिससे कभी भी जब एग्जाम आने वाले हों तो आप एक बार इनके सॉल्यूशन देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।